दिल्ली में असेंबली इंतखाब से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल ने इस बार इंतखाब लड़ने से मना कर दिया है। अकाली दल ने इसकी वजह बताई है शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी। अकाली दल का कहना है कि वो शहरियत कानून के खिलाफ है। पिछली बार भी दिल्ली में अकाली दल ने बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा था, लेकिन इस बार इंतखाब नहीं लड़ रहा। शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर सियासी बयानबाजी और इल्जाम तराशी का सिलसिला तो काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन अब इसकी आंच दिल्ली असेंबली इंतखाब तक आ पहुंची है और इस आंच में झुलस गई है। पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ने वाले अकाली दल ने इस बार असेंबली इंतखाब ही लड़ने से इंकार कर दिया है और इसकी वजह बताई है शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी। अकाली दल के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ है। हमने चुनाव अलायंस में ही लड़ते रहे हैं। हमने चुनाव जो अलायंस में लड़ते रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंड उन्होंने अपना डिवेट किया है, हमने अपने स्टैंड को वहीं का वहीं रखा है, इसलिए इस चुनाव को हम नहीं लड़ेंगे। पर्पस चुनाव लड़ना नहीं है, पर्पस हमारी आवाज है, और अगर हम अपनी आवाज ही नहीं उसको बुलंद कर सकते, उस चुनाव का लॉजिक नहीं है। दिल्ली के एमएलए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में पार्टी का स्टैंड वही है जो पार्टी सदर सुखबीर सिंह बादल का है। शहरियत कानून में सभी मजाहिब को शामिल करना चाहिए। सिरसा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि मुसलमानों को सीएए से अलग नहीं रखा जा सकता। हम भी वेलकम दिस सीएए, हम इसका मांग करते आए हैं, लेकिन हमारी मांग में कभी भी ये बात नहीं रखी गई थी कि इसमें से किसी को एक्सक्लूड किया जाए। इसलिए हमारे सिख भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को यहाँ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हम जोरदार उनके साथ खड़े हैं, लेकिन किसी को धर्म के नाम पर बाहर निकाल दिया जाए, यह भी बहुत अमान्य होगा और फिर हमारे में और उन कट्टर मुल्कों में अंतर नहीं रह जाएगा अगर हम भी उस लाइन को अडॉप्ट करेंगे। अब अचानक अकाली दल को शहरियत तरमीमी कानून में खामियां दिख रही हैं और ये कानून मजहबी बुनियाद की वजह से बदला या फिर किसी और वजह से, लेकिन मरकजी सरकार अब भी अपने कानून के साथ महाज पर डटी है। पीर को पीएम मोदी ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। चुनावी राजनीति में जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत में पीर को बड़ी तादाद में तलबा दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में इकट्ठा हुए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के तलबा ने यहाँ आकर शहरियत कानून से आजादी के नारे लगाए। इस दौरान तलबा पोस्टर भी लिए हुए थे जिन पर लिखा था, हम सीएए के खिलाफ एकजुट हैं। मंडी हाउस से शुरू हुआ ये मार्च जंतर मंतर पहुंचकर खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए के खिलाफ मुल्क की सभी रियासतों में मुजाहिरे जारी हैं, लेकिन मुजाहिरीन के साथ यूपी पुलिस का रवैया बार बार सवालों के घेरे में आ रहा है। लखनऊ के घंटा घर पर बैठी खवातीन को हटाने के लिए पुलिस पर गैर इंसानी सलूक के इल्जाम लग रहे हैं। हालांकि दूसरी रियासतों में हजारों खवातीन मुजाहिरे के जरिए मुल्क में अमन व अमान की दुआएं कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चोरों के रह गई ये पुलिस, ये चोर पुलिस है, उत्तर प्रदेश की चोर पुलिस है, डकैत पुलिस है। ये नजारा है लखनऊ के घंटा घर का, जहां यूपी पुलिस बार बार धरने पर बैठी ख्वातीन को उनके आईनी हक से खिलवाड़ कर रही है। कपा देने वाली सर्द रातों में खाने पीने के सामान के साथ उनके कंबल छीनने पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ की बिजली काटने और पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगाने के इल्जाम लगे थे। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती रही।
सीएए के खिलाफ 1 महीने से धरने पर बैठे ख्वातीन ने हुकूमत पर बातचीत के बजाय डंडे के सहारे कुचलने का इल्जाम लगाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आई अलीगढ़ पुलिस हरकत में आ गई है। ख्वातीन को मुजाहरे के लिए बरगलाने के इल्जाम में 2 नौजवानों को जेल भेजा गया है। वहीं जमानत के बाद मेरठ पहुंचे भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर ने रियासती पुलिस पर मुजाहरीन को डराने का इल्जाम लगाया। ये देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का, न्याय का अधिकार देता है। अगर उनके खिलाफ कुछ गलत किया जा रहा है तो विरोध करने का अधिकार भी देता है। तो वो जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के बाद जो मेरठ में हुआ वो बहुत भयानक था। तो अभी तो हमने टीवी चैनलों के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से जाना था क्या हुआ। अब हमने पीड़ित परिवारों के माध्यम से जाना कि यहाँ वास्तविकता में हुआ क्या, और जो हुआ है बहुत बुरा है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो मेरठ के इतिहास का काला दिन था। यूपी के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर दूसरी रियासतों में भी मुजाहरे हो रहे हैं, जहां हजारों की भीड़ जुटने के बावजूद कानून इंतजामिया पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सीएए की मुखालफत में जुटी ख्वातीन ने मुल्क के अमनो अमान और गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखने के लिए दुआ की। तमाम मखलूक जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान तमाम परेशान है अल्लाह पाक, तो हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, हम खता पा रहे, या अल्लाह पाक हमारी खताओं को माफ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, तमाम मुसीबत ज़दा बहनें आज जो सड़कों पर उतर रही हैं, या अल्लाह उन तमाम की मुसीबत को देखकर, छोटे छोटे बच्चों की मुसीबत को देखकर, या रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को तो कबूल फरमा ले। किसी भी रियासत के कानून इंतजाम को बेहतर बनाए रखना पुलिस की अहम जिम्मेदारी में से एक है। दूसरे कई मामलों में नाकाम रहने वाली यूपी पुलिस का सीएए के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने का अंदाज सवाल तो पैदा कर ही रहा है, जबकि दीगर रियासतों में लाखों लोग जमा होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जहां पुलिस को किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आ रही। इससे पहले अपोजिशन जमात के उस बयान को भी मजबूती मिल रही है कि मुजाहरे के दौरान तशद्दुद सिर्फ बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में आखिर क्यों हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में भारतीय जनता पार्टी आज यूपी की दारुल हुकूमत लखनऊ के बंगला बाजार इलाके में रैली करेगी। इस रैली को वजीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। रैली के जरिए वजीर दाखिला अमित शाह सीएए को लेकर ऑपोजिशन की दलीलों का जवाब देंगे। वहीं प्रोग्राम में सीएए से फायदा उठाने वाले पनाह गुज़ीरों की मौजूदगी के जरिए वो सीएए के मुखालफिन को जवाब भी देंगे। इस रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते खबरों में आगे, दिल्ली असेंबली इंतखाब में आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कल रोड शो में देरी की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल पर्चा नहीं भर पाए थे। आज वो जल्दी पर्चा भरने जाएंगे। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। यहाँ भारी बर्फबारी हो रही है। जोबरंग गांव में बना ये लोहे का ब्रिज बर्फ की मोटी परत से ढक गया। यौम जमहूरिया की परेड से पहले पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मेरठ में रेड डालकर पुलिस ने हथियारों की फैक्ट्री का इंकशाफ किया और वहां से करीब 57 पिस्टल बरामद की। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले तमाम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी बरामद किए। इससे पहले पुलिस ने दिल्ली से भी 10 पिस्टल बरामद की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 67 पिस्टल के साथ 2 आर्म्स सप्लाई गिरफ्तार। हथियारों का जखीरा देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी और दिल्ली असेंबली इंतखाब से ठीक पहले हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। इसको लेकर पुलिस ने खुलासा भी किया। इस गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी को पुलिस अहम कामयाबी मान रही है। 14 तारीख को एक संजीव इलियस मुन्ना रोहतक का निवासी हमारी टीम ने पकड़ा था। इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे, जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे एक अपने कॉन्टैक्ट को आर्म सप्लाई करने आएगा। इस बंदे की निशानदेही पे हम लोगों ने मेरठ में एक फैक्ट्री पे रेड करी जो कल की गई थी, जिसके वहाँ से 50 पिस्टल रिकवर हुई और 7 पिस्टल जो अभी कंप्लीट नहीं है।
पुलिस ने जिन मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया है उनका नाम नूर हसन और संजीव उर्फ मुन्ना है। इनके पास से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से दिल्ली से 10 पिस्टल और मेरठ के हुमायूं नगर के कारखाने से 57 पिस्टल बरामद की गई हैं। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले तमाम जदीद डिवाइस भी बरामद किए हैं। हथियार बनाने का जो सामान है, स्प्रिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई जैसे लेथ, ड्रिल मशीन, वायर्स, ये सब भी रिकवर हुए। इंटरोगेशन के दौरान जो वहाँ से बंदा पकड़ा उसका नाम नूर हसन है। इंटरोगेशन दौरान उसने बताया कि इनकी 3 पीढ़ियाँ इलीगल वेपन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं और इनकी पूरी फैमिली के ऊपर मुकदमे हैं। फादर, मदर और भाई सभी के ऊपर मुकदमे हैं। एक भाई मर्डर केस में धासना जेल में बंद है। दिल्ली एनसीआर में और जहाँ पे जो इनके सप्लायर्स रिसीवर्स हैं उनकी अभी पूछताछ चल रही है, उस पर कोशिश की जाएगी। इलेक्शन और 26 जनवरी से अभी तक तो कोई इनका रिलेशन निकल के नहीं आया है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पकड़े गए दोनों मुल्जिमीन में एक मर्डर केस का मुल्जिम भी है। मुल्जिम एक कंट्री मेड पिस्टल और दूसरे जदीद हथियारों को करीब 25 से 30 हजार रुपए में दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पंजाब का एक टेररिस्ट ग्रुप भी वेस्टर्न यूपी से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की जांच अब इस एंगल पर भी जुड़ गई है। इनका इंटरोगेशन पता चला है कि ये लोग वेपन सप्लाई दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और यूपी, एमपी तक सब जगहों पे इनकी वेपन की सप्लाई है। हमारी जो टीम है ये पंजाब टेररिज्म पे भी काम कर रही है। उसमें भी पता चला था कि पंजाब टेररिस्ट वेस्टर्न यूपी से कुछ वेपन्स प्रोक्योर करने की कोशिश में है। इस एंगल को अभी वेरीफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार दिल्ली से किसे सप्लाई किए जाने थे। इन हथियारों का दिल्ली इंतखाब और यौम जमहूरिया से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली असेंबली इंतखाब में आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कल रोड शो में देरी की वजह से सीएम केजरीवाल पर्चा नहीं भर पाए थे। आज वो जल्दी पर्चा भरने जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े जंगबाज अरविंद केजरीवाल इंतखाबी जंग में अपनी ताल ठोकने को तैयार थे। उन्हें नई दिल्ली असेंबली सीट के लिए नॉमिनेशन दाखिल करना था, लेकिन वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए। वजीर आला अरविंद केजरीवाल रोड शो की वजह से नॉमिनेशन के लिए तय आखिरी वक्त यानी कि 3 बजे तक इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर नहीं पहुंच सके। अब वो आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले केजरीवाल ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। पहले केजरीवाल की कलाई पर उनकी वालिदा ने कलावा बांधा और फिर उन्हें मिठाई खिलाई। इसके बाद केजरीवाल ने वालिदा के पैर छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे, फिर 2015 में, और आज 5 साल पूरे हो गए और सेटिस्फैक्शन है कि 5 साल में काफ़ी काम किया और अगले 5 साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता हम लोगों को काम करने का मौका देगी। जो दिल्ली में विकास की गति अब बनी है, जनता चाहती है कि दिल्ली इसी तरह से खुशहाल रहे। आम आदमी पार्टी की इंतखाबी जीत की गारंटी माने जाने वाले केजरीवाल इस बार भी नई दिल्ली सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले दिनों इंतखाब में केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी की नाकामियां गिनाकर जीते थे। इस बार उन्हें अपने काम का हिसाब देना है। आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वह बीजेपी, कांग्रेस और उनकी मुआविन जमातों के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और मौसम बेहद सर्द है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। यहाँ भारी बर्फबारी हो रही है। जोबरंग गांव में बना ये लोहे का ब्रिज बर्फ की मोटी परत से ढक गया। बर्फ की वजह से ब्रिज पर आवाजाही बंद हो गई। इसके गांव के लोग खुद ही ब्रिज से बर्फ हटाने में जुट गए।
हिमाचल प्रदेश की ये दूसरी तस्वीर केलांग की है। भारी बर्फबारी की वजह से तलबा को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ से ढकी सड़कों के बीच पैदल चलकर तलबा को स्कूल जाना पड़ रहा है। केलांग के सेंट्रल स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ज्यादा बर्फ गिरी है। स्कूल के बाहर बर्फ की मोटी परत जम गई है। अब देखिए उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीर। इस बार नैनीताल में बर्फबारी जमकर हुई है। ताल में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ मशहूर चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी कहते हैं, बर्फ से ढक गई है। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। सैलानी बर्फ से ढके पहाड़ का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कहीं एंजॉय नहीं किया, ऐसा है। और ये एटमॉस्फेयर कभी मैंने इतना शोर नहीं देखा। मैं गुजरात से हूँ, इसलिए मुझे बहुत मजा आ गया। ऐसा यहाँ आए तो मतलब जन्नत है हमारे लिए। ये कभी की ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा नेचर कभी सोचा भी नहीं था कि हमें देखने को मिलेगा। तो इट्स माइंड ब्लोइंग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हर तरफ बर्फ का ढेर नजर आ रहा है। तस्वीरें देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये एक रिहायशी इलाका है। सड़क से लेकर बाजारों तक बर्फ की इतनी मोटी परत है कि आने जाने का रास्ता बंद है। लोग बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। श्रीनगर में अब इस कार को देखिए। दरअसल ये बर्फ से बनी कार है। यहाँ एक मकामी कार मैकेनिक ने बर्फ को काट कर कार बनाई है। बर्फ की ये कार सयाहों की आंख का मरकज बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरी दुनिया में मौसम का मिजाज भी अजीबोगरीब चल रहा है। आपको दुनिया समेत भारत से आई ऐसी तस्वीरें दिखाने दे रहे हैं जो हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले आप बैरून मुल्क से आई इन तस्वीरों को देखिए। पूरी दुनिया में मौसम अजीब तमाशा दिखा रहा है। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो कहीं बारिश हो रही है। सबसे पहले आपको कनाडा की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बर्फ की दुनिया बसी हुई है। ये कनाडा का न्यू फाउंडलैंड स्टेट है। यहाँ खौफनाक बर्फबारी हुई है। न्यू फाउंडलैंड की राजधानी सेंट जोन्स में 30 इंच तक बर्फबारी हुई। कमर तक बर्फ जमी हुई है। सैकड़ों कारें बर्फ के अंदर समा गई हैं। लोग घरों से निकलकर कारों से बर्फ हटाने में जुटे हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बर्फ की वजह से बंद हो गए हैं। लोग खुद बर्फ को काट कर घरों से बाहर निकले। I thought I got to go out and just take a look around and see everything because it's very, very rare you'll see the streets in downtown St. John so quiet. कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में बर्फ से सनी हवाएं 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हजारों लोग बगैर बिजली के जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। There's a gentleman on my street who had surgery there 2 weeks ago, so we just checked on him, helped him shovel out, and that's about it. Right? It is what it is. कनाडा की एक और सीसीटीवी तस्वीर दिखाते हैं। ये घर का बरामदा है। घर के आगे कार खड़ी है और लगातार बर्फ गिर रही है। देखने में ये बिल्कुल मामूल सा लग रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी की 24 घंटे की वीडियो को एक साथ जोड़ा गया तो जो तस्वीर निकल कर आई वो खौफनाक थी। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा बरामदा और कार बर्फ से ढक गए। 24 घंटे के अंदर 8 फीट से ऊपर तक बर्फ की मोटी परत जम गई। यानी कोई इंसान वहां खड़ा होता तो पूरा का पूरा बर्फ के अंदर ढक जाता। ये तस्वीरें 17 जनवरी की हैं। घर के अंदर रहने वाले कई दिनों तक घर के अंदर ही फंसे रहे। कनाडा से अब आपको स्पेन लिए चलते हैं। यहाँ बर्फ और पानी दोनों ही मुसीबत बने हुए हैं। मशरकी स्पेन में चक्रवात ग्लोरिया की वजह से बारिश और बर्फबारी दोनों हो रहे हैं। इतवार को चक्रवात ग्लोरिया ने स्पेन में दस्तक दी थी। हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पेड़ बर्फ से ढके हैं। मैदान में बर्फबारी हो रही है। कार चलाते वक्त बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और फुटपाथ पर बर्फ की परत जम गई है। पेड़, फल, फूल, पत्तियों में भी बर्फ की परत जम गई।
बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से स्पेन के एलिकेंट एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए बंद भी करना पड़ा। 150 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। स्पेन में अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2019 में भी चक्रवात की वजह से स्पेन में 8 लोगों की मौत हुई थी। स्पेन के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया लिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ की राजधानी कैनबरा में जबरदस्त ओलों की बारिश हुई। ओलों का साइज एक क्रिकेट बॉल के बराबर था। ओलों की बारिश इतनी तेज और भारी थी कि ओलों की वजह से घरों की खिड़कियां टूट गईं। बाहर खड़ी कारों के शीशे टूटकर बिखर गए। लोग ओलों की बारिश के बाद मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बच्चे और जवान ओलों के साथ खेल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है, क्या आपका बच्चा भी दिन का ज्यादातर वक्त वीडियो गेम खेलते हुए बिताता है? अगर हाँ, तो वक्त आ गया है कि आप मुहतात हो जाएं। मोबाइल फोन पर पबजी गेम बच्चों और नौजवानों में जुनून बन गया है। पबजी की वजह से कई नौजवानों की मौत हो चुकी है। अब एक और बच्चा मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा है। इस खेल के चक्रव्यूह में जीतने वाला भी हार जाता है। 2 दिन हो गए मैंने पबजी खेलते। ये खेल आपके दिल और दिमाग को गिरफ्तार कर लेता है। चाइनीज गेम है पबजी करके, तो लगातार ही खेली जाता पे ਉਹਨੂੰ एडिक्ट है पिछले महीने, तो लगातार ही चाइनीज गेम खेली जा रहे हैं। ये पबजी वाला है क्या? शौक बड़ी चीज है, लेकिन सेहत से ज्यादा नहीं। क्योंकि पूरी तरीके से उसमें जो भी उसको खेलता है उसमें अपने आप को समाहित कर लेता है। यह 17 साल के साहिल पठानकोट में अस्पताल के बिस्तर पर हैं। वजह है पबजी। साहिल 2 दिनों से लगातार पबजी खेल रहा था। रोज 4 से 5 घंटे पबजी गेम खेलने की वजह से साहिल के दिल की धड़कनें यानी हार्ट बीट अचानक बढ़ गई। कुनबे वाले फौरन अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत अब ठीक है। 2 दिन हो गए मैंने पबजी खेलते, ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, जिस करके मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। साहिल ने स्कूल में अपने दोस्तों को देखकर गेम खेलना शुरू किया था। अब इसको समझ में आ गया है कि पबजी जैसे गेम कितने खतरनाक हैं। खुद साहिल की सलाह है कि बच्चे और नौजवान इस खेल से दूर रहें। बाकियां नूं ये कहना चाहना कि खतरनाक है गेम, ते जिद्दां मेरे नाल किसी नाल ना होए ते ये गेम ना खेडे कोई ते तां ही बेहतर। जिस डॉक्टर ने साहिल का इलाज किया, उनका कहना है कि पबजी जैसे गेम बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पैरालिसिस या लकवा तक की नौबत आ सकती है। तो 2 दिन तो कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट करी जा रहे, तो वैसे बच्चे तो बड़ा हाई रिस्क है ये गेम्स। जो फिट स्पैन का खतरा आंदा, बिहेवियर चेंजेस, साइकेट्रिक न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस आ जाती है। पहले गेम का जुनून कई बच्चों की जान भी ले चुका है। मई 2019 में मध्य प्रदेश के नीमच में 16 साल का फुरकान कुरैशी वीडियो गेम की भेंट चढ़ चुका है। उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 6-7 घंटे तक पबजी खेलता रहा। खेलते खेलते उसने एकदम दिमाग के अंदर आया और जोर जोर से चिल्लाना है, ब्लास्ट कर दो, ये कर दो, और बस उसके बस इतना कहता रहा और एकदम वो बेहोश हो गया और 5 मिनट के अंदर चटपट हो गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी खेलते वक्त एक नौजवान इतना मशगूल हो गया कि उसने पानी समझकर धोखे से केमिकल पी लिया। और खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये मान चुका है कि जो कोई भी वीडियो गेम 2 घंटे से ज्यादा खेलता है वो जहनी तौर पर बीमार हो सकता है। उसका बहुत हो गया, फोन छीन लूंगी और फिर मम्मा फोन छीन लेती है कभी कभी। मेरे को 1 घंटा हो गया था गेम खेलते खेलते, तो फिर मम्मा पापा ने डांट लगाई और फिर फ़ोन छीन लिया। फिर 3-4 दिन तक फ़ोन नहीं दिया। मैं कम से कम भी 3 घंटे यूज़ करता हूँ। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा और रात को 1 घंटा यूज़ कर लेता हूँ मैं। खाना खिलाने के लिए हम लोग अक्सर फ़ोन देते थे, तो ये उसमें इतना इन्वॉल्व होते थे कि खुद ही मुँह खोल देते थे, तो ईजी हो जाता था इनको खाना खिलाना। बट अब इनको ही एडिक्शन हो गया है इस चीज़। 1 घंटे के बाद भी बोलना शुरू करो तो थोड़ी देर में उठ जाऊंगा,
लेकिन वो थोड़ी थोड़ी करते करते कि कई देशों से रिसर्च सामने आई है जिसमें पता लगा है कि ये फीचर्स उन लोगों में जिनमें गेमिंग डिसऑर्डर होता है, गेमिंग एडिक्शन होता है, देखने को मिलते हैं और उसके चलते ही अब इसको एक डायग्नोजेबल मेडिकल डिसऑर्डर माना गया है। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक गेमिंग के एडिक्शन के कुछ जहनी और कुछ जिस्मानी सिम्टम्स होते हैं। जहनी सिम्टम गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, गेम न खेल पाने पर बेचैनी हो जाना,